क्या है हमारा, कौन सा टॉपिक है? दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। ये डेरिवेशन अच्छे से देख लेना, ये रिपीटेड ईयर आने वाला क्वेश्चन है और डेरिवेशन है, और इससे रिलेटेड एक और डेरिवेशन है, मतलब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है जो आते ही आते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला न्यूमेरिकल और ये वाला डेरिवेशन फ्रीक्वेंट ईयर आते रहते हैं, तो इसको देख लो अच्छे से। देखो डायग्राम आपका जो है वो इस टॉपिक के नाम से ही बन जाएगा। कैसे चालक हैं? दो समांतर धारावाही चालक। धारावाही चालक का क्या मतलब होता है? धारावाही चालक का मतलब कोई ऐसा तार, वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो। तो हमने दो तार ले लिए, तार के नाम रख सकते हैं हम कुछ, क्या रख सकते हैं? पी क्यू आर एस। ये हमने दो तार ले लिए और ये कैसे तार हैं? एक दूसरे के समांतर, आमने सामने हैं, और इनमें क्या फ्लो हो रही है? धारावाही है, तो दोनों में क्या फ्लो हो रही होगी? धारा। तो मान लो पहले तार में धारा कितनी है? I1, और दूसरे तार में धारा फ्लो हो रही है I2। अब इनके मध्य बल निकालना है। इस चैप्टर में जब भी आया हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला। ठीक है, धारावाही चालकों के बीच के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं पूछ रहा है, बी की वैल्यू नहीं पूछ रही है, ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है? ये वैल्यू पूछ रहा है बल का, मतलब एफ निकालना है। बल को एफ से दिखाते हैं ना, एफ निकालना है, बी नहीं निकालना है। ठीक है, बादल थोड़ा सा ये वाला पर्दा ऐसे करना, धूप कम हुआ है, हवा आएगा। मान लो ये दोनों धारावाही चालकों के बीच की दूरी कितनी है? मान लो कि इनके बीच की दूरी कितनी है? ये चालकों के बीच की दूरी है सपोज आर। अब आपका डिपेंड करता है आपकी बुक और रिफ्रेशर कैसा है। किसी किसी बुक और रिफ्रेशर में डी से भी दिखाते हैं इनके बीच की डिस्टेंस को। तो अभी तक समझ में आया, दो धारावाही चालक हैं पी क्यू और आर एस, इसमें I1 और I2 करंट बह रहा है। दोनों चालकों के बीच की दूरी कितनी है? आर है। अब हमें बल निकालना है, और कैसा बल निकालना है? देखो, पहला धारावाही चालक है, सीधा चालक है। अगर कोई चालक में धारा बह रही है तो उस चालक के आसपास कैसा क्षेत्र बनता होगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले धारावाही चालक PQ है, जैसे PQ धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे चालक पर बल लगेगा। जो सामने वाला चालक कौन सा है? RS। मतलब पहला धारावाही चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको सपोज दिखा दो कि जिससे B से दिखाते हैं ना चुंबकीय क्षेत्र को, तो इससे B1 से दिखा दो। पहले धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1। हमें कैसा बल निकालना है? B1 के कारण तार RS पर लगने वाला बल, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसका उल्टा भी हो सकता है आप RS में जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो B2 है, तो B2 के कारण PQ पर लगने वाला बल निकालो। तो क्या निकाल रहे हैं? अभी के केस में हमें चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण तार RS पर लगने वाला बल निकालना है। इस डेरिवेशन को करने के लिए, बल निकालने के लिए हमें सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र का पता होना जरूरी है, मतलब B1 की वैल्यू हमें पता होना जरूरी है। और जब B1 की वैल्यू आएगी तो हम बल निकाल लेंगे, किस फॉर्मूले में पुट करके? धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बल। कौन सा फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला आपको मिला होगा इससे पहले, F बराबर BIL साइन थीटा। हम इसका यूज करेंगे। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है अभी तक, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इससे ये डेरिवेशन निकलेगा। ये फॉर्मूला है धारावाही चालक के कारण अगर आपको बल निकालना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, BIL साइन थीटा। अब देखो जरा B कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग में ये डेरिवेशन कर चुके हैं कि एक लंबे ऋजु रेखीय या फिर लंबे अनंत लंबाई के किसी चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या हुआ हमने डेरिवेशन? कुछ ऐसा लंबा चालक था, चालक के कारण हम क्या निकालते थे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यदि उसमें I करंट बह रही हो, कितना निकलता था? B बराबर μ0 I अपॉन 2 पाई, ये निकलता था। वैसे ही PQ को अगर देखो तो PQ भी तो वही है, एक लंबा सीधा चालक है।
और इस लंबे सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में निकालना है। तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखो कितना सिंपल डेरिवेशन है। B1 निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, और जब ये फॉर्मूला आ गया, B1 की वैल्यू आ गई, तो आपको F निकालने के लिए इस फॉर्मूले में आंसर रख देना है। BIL sin थीटा में वैल्यू पुट कर देनी है B1 की, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, और इससे क्वेश्चंस बहुत बने हैं, डेरिवेशंस न्यूमेरिकल्स से भरपूर बना हुआ है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। सबसे पहले हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण? PQ तार में धारा I के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। PQ तार में किसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है? करंट I1 के कारण। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे PQ तार में, तार या धारावाही चालक लिख सकते हो, में I1 के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तार PQ के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसे किस चीज से दिखा रहे हैं? B से चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं। 2 तार है तो 2 B आना चाहिए, तो इसको B1 से दिखाना पड़ेगा। तो ये B1 हो गया। और हमें पता है एक सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ये फॉर्मूला हमने एम्पियर के नियम में डिराइव किया हुआ है, μ0I/2πr। ये फॉर्मूला हमें पुट करना होगा B की वैल्यू में। ये हो गया μ0I। I मतलब क्या होता है? करंट। यहाँ पे कितनी I फ्लो हो रही है? I1 फ्लो हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मूले में पुट करोगे वैल्यू, ये हो जाएगा μ0I1। ये हो गया। फिर 2πr, क्या है? दूरी। R है कि इसके कारण, I1 तार के कारण, I1 करंट के कारण कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हमें तो दूसरे तार तक निकालना है, तो दूरी कितनी है? R है। तो ये हो जाएगा μ0I1 बराबर बटे 2πr। ये आ गया आपका कोई इक्वेशन 1। इसका यूज करेंगे आगे जाके हम। ये इक्वेशन 1 आ गया आपका। फिर क्या कहा था मैंने? जब B1 आ जाए तो B की वैल्यू किस में पुट करना है? निकालना हमें बल है ना, और बल का फॉर्मूला क्या होता है? बिल साइन थीटा। बिल साइन थीटा करके याद कर सकते हो, BIL साइन थीटा। तो वैसे ही निकालोगे बल। अच्छा, ये बल किस पर निकालना है? पहले तार पर या दूसरे तार पे? और किस तार के कारण? ये जो F निकाल रहे हैं, बल निकाल रहे हैं, ये बल निकल रहा है पहले तार में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है, शॉर्टकट में बोलो B1। B1 के कारण RS पर, जो B1 के चुंबकीय क्षेत्र के कारण RS पर लगने वाला बल निकाल रहे हैं, ठीक है। B1 पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण RS पर आरोपित बल लिख सकते हैं। क्या निकाल रहे हैं? B1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही तार, कौन सा धारावाही तार है? RS पर, तार RS पर लगने वाला बल, या फिर क्या लिख सकते हो? आरोपित बल। अगेन बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर BIL साइन थीटा। तो ये होगा F बराबर BIL साइन थीटा। पहले एक चीज का मतलब समझ जाओ। I कितना है यहाँ पे? अच्छा, B कितना है? B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और हम किस चुंबकीय क्षेत्र के कारण पता कर रहे हैं? B1 के कारण। तो B की जगह क्या आ जाएगा? B1 आ जाएगा। I क्या है? धारा। किस धारा के कारण? मतलब B1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार RS पर आरोपित बल। तो तार RS में कौन सी धारा बह रही है? I2 बह रही है। बस चुंबकीय क्षेत्र B1 का था, बाकी सब तो तार RS का है। तो तार RS में कौन सी धारा बह रही है? I2। ये L क्या है? L है आपके पास, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ऐसे आएंगे कि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकालिए। तो L हो गया आपका प्रति एकांक लंबाई।
हम इस L लंबाई पर लगने वाला बल निकाल रहे हैं, ठीक है। सपोज कर लो अभी के लिए L अगर पूरी तार की लंबाई है तो इस पूरे तार की लंबाई यदि L है तो पूरे तार पे लगने वाला बल निकाल रहे हैं, या छोटे से हिस्से की लंबाई अगर L है तो उस पर लगने वाला बल निकाल रहे हैं। तो L होता है प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। साइन थीटा फॉर्मूले का हिस्सा है। थीटा कितना हो जाएगा, कैसे होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, बट कैसे, ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कैसे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आ रहा है, किसकी तरफ से आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र, PQ के कारण उत्पन्न हो रहा है ना चुंबकीय क्षेत्र, तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, मतलब ऐसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आगे की तरफ बढ़ रही है, जबकि करंट किस तरफ बह रही है, ऊपर की तरफ। तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू कितना रख देंगे डायरेक्ट, साइन 90 डिग्री। बस आगे सॉल्व करना है, वैल्यू पुट कर दो। B1 है तो B1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से कितनी हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 B1 की वैल्यू कितनी हो गई, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से देखो, या फिर इसको भी डाल दो कोई इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन डाल दें, सेकंड डाल दो, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बस इक्वेशन सेकंड में आपको इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू डाल देनी है। इक्वेशन फर्स्ट में किसकी वैल्यू थी, B1 की वैल्यू थी, बस पुट कर दो तो कितनी हो जाएगी, F बराबर B1। B1 की वैल्यू कितनी है, μ0 I1 अपॉन 2 पाई R, μ0 I1 अपॉन 2 पाई R, ये B1 हो गया। I2 तो I2 एज इट इज उतारना है, और ये हो गया L। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो साइन 90 के लिए इंटू 1 लिखो या ना लिखो, बात वही है, गुणा 1 करो या हटा दो, बात वही है। तो ये आपके पास आ गया बल, आपके पास यही फॉर्मूला है। बट कभी भी हम इसको सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल कभी भी करेंगे तो प्रति एकांक लंबाई के लिए पूछेगा। तो बल तो आपका निकल गया, इतना सिंपल था, बट एक लाइन हम बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकालते हैं, और प्रति एकांक लंबाई का मतलब सिंपल है, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को दिखाते हैं हम। बल को किस चीज से दिखा दिया, F से, और प्रति एकांक लंबाई का मतलब है L से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे बस। तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकाल देंगे हम। इधर लिख देते हैं अगर नहीं दिख रहा है तो। क्या लिख रहे थे हम, आंसर आपका बल आ गया था, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई के हिसाब से पूछेगा, इसे हम निकालते हैं प्रति एकांक लंबाई। किस चीज से दिखाते हैं प्रति एकांक लंबाई को, L से दिखाते हैं, L प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, या फिर क्या कहते हैं, आरोपित बल। इसको किस चीज से दिखा देते हैं, F अपॉन L से, F अपॉन L कितना हो जाएगा, F की वैल्यू कितनी है, μ0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई R, μ0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। ये किसकी वैल्यू आ गई, F की वैल्यू आ गई। और F के डिवाइड में किसको रखना है हमें, L को। जब F के डिवाइड में हम L रखेंगे, मतलब 1/L रखेंगे, तो ये L से L क्या हो जाना है, कट जाएगा, इसलिए हम ये L क्या करते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। या फिर आपको समझने के लिए करना तो ऐसे समझ लो कि ये वाला L जो गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, ये दूसरी साइड आगे किस में आ गया, डिवाइड में आ गया है। यही आपका आंसर है। इसी आंसर को आपको यूज करना है डेरिवेशन सॉल्व करने में, ठीक है। इस आंसर को और भी किसी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये μ0 अपॉन 2 पाई है, चाहो तो इसको μ0 अपॉन 4 पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ऊपर भी 2 का गुणा कर दें, नीचे भी। आंसर आपको यही याद रखना है। नॉर्मली चाहो तो, या
चाहो तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, 2 पाई को 4 पाई बना सकते हो, क्योंकि हमें पता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की घात -7। ऐसे वैल्यू न्यूमेरिकल सॉल्व करना थोड़ा आसान रहेगा। तो आप चाहो तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से गुणा कर दो। म्यू 0 2 I1 I2 अपॉन 2 पाई आर का क्या हो जाएगा 4 पाई। ऐसे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू मिल जाएगी, और ये हो गया आर। मैंने दोनों तरीका बता दिया आपसे, दोनों आंसर बता दिए। हालांकि आपको जो आंसर याद रखना है वो ऊपर वाला ही याद रखना है। तो ये हो गया आपका 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य आरोपित बल। कोई डाउट है इसमें? 2 ही स्टेप है, पूरे 2 ही स्टेप में पूरा डेरिवेशन चला गया है। स्टेप 1 क्या है, B1 निकालना है, और B1 का फॉर्मूला हमने एम्पियर के अनुप्रयोग में लिखा है, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर। बस आई की जगह क्या आ गया, I1 आ गया यहाँ पे। अब बस जो चुंबकीय क्षेत्र का आंसर आया B1, उसकी वैल्यू किस में पुट कर देना है, F के लिए। F बराबर क्या होता है, BIL साइन थीटा। बस वो वैल्यू पुट कर दिया, उसके बाद तो नॉर्मल सा मैथमेटिक्स चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो कटना था कट गया, प्रति एकांक लंबाई पर बल निकाल लिया आपने। हो गया। इस चित्र के बारे में कैसे समझाओगे, डेरिवेशन लिखने से पहले हमें समझाना पड़ेगा। क्या लिखोगे आप, आपको बस इतना लिखना है कि माना PQ व RS 2 समांतर धारावाही तार हैं, जिसमें I1 व I2 धारा बह रही है। यदि तारों के बीच की दूरी R है तो करके कॉमा, फिर यहाँ से उतार दो। PQ तार में I1 के घात उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, पूरा नोट डाउन करना है। ओके, ये आपके पास सिंपल सा डेरिवेशन का आंसर आ गया। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट चीजें जो पूछी जाती हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इनके मध्य जो बल लग रहा है वो बल कैसा होगा। बल 2 ही टाइप के होते हैं, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल। तो इन 2 तारों के मध्य जो बल लग रहा है वो बल आकर्षण है या प्रतिकर्षण, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि दोनों तारों में धारा की दिशा क्या है। यदि दोनों तार में धारा एक ही दिशा में जा रही है, तब उनके मध्य जो बल लगेगा वो बल कौन सा बल होगा, आकर्षण बल होगा, याद रखना। और यदि दोनों तारों में धारा विपरीत दिशा में जा रही है तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसे, जैसे कि अभी आपके पास ये डायग्राम है, मैं एक नया डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज करते हैं कि आपने ये लिख दिया होगा, तो ये स्पेशल कंडीशन देखो जरा, इसको नोट करके हमें लिखना है लास्ट में, इसे नोट करके लास्ट में लिखना है। क्या स्पेशल कंडीशन है, 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है कि जिसमें धारा क्या हो रही है, समान दिशा में बह रही है। कैसे दिखाएंगे, सपोज एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये देखो, इसमें एक तार लगा हुआ है। ये तार नॉर्मली ऐसे हैं, PQ RS, ये 2 तार हैं। कौन कौन से, PQ R और S। नॉर्मली अगर इस तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो ये सीधा तार है। ये ऊपर मैंने ये जो बनाए हुए हैं, ये रेक्टेंगल, ये सपोर्ट के लिए है, मतलब इन्होंने उस तार को खींचा हुआ है, वेट लगा के उसको सीधा खींचा हुआ है सपोर्ट के लिए। स्टार्टिंग में आपने यही ऐसे ही तार बनाया था ना सीधा, और करंट दिखा दिया था, बीच की दूरी R थी। अब आपको क्या करना है, अब इसमें तारों में धारा प्रवाहित हो रही है, अब इनके मध्य बल लगेगा। देखो, यदि इन तारों के मध्य जो धारा है दोनों सेम दिशा में अगर प्रवाहित होगी तो इन दोनों तारों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल का मतलब PQ वाला RS की तरफ खींचेगा और RS वाला PQ की तरफ, दोनों तार एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, और फाइनली कुछ समय के बाद ये तार की शेप कैसा हो जाएगा, आकर्षण के कारण ये PQ वाला ऐसे हो जाएगा और RS वाला भी ऐसे। देखो, और ये कब है, जब दोनों धारा कैसी दिशा में बह रही है, समान दिशा में यदि दोनों धारा बह रही है, तो उस केस में डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा है कि ये दोनों तार एक दूसरे की तरफ क्या हो जाती हैं, चिपकने की कोशिश करती है, मतलब आकर्षित हो जाती हैं। तो क्या लिख सकते हैं, नोट में 2 नोट डालने हैं, नंबर 1 नंबर 2 करके। तो नंबर 1 क्या है, जब धारा की दिशा क्या है,
जब धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही हो तो चालकों के मध्य कैसा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। और यदि इसका उल्टा कर दिया आपने, ये सपोर्ट के लिए मैंने बना दिया ये दो रेक्टेंगल, ये तार को सीधा रखेगा, कौन सी तार है? PQ और RS। यदि धारा दोनों में विपरीत दिशा में बहे, जैसे ये तार PQ है, ये तार RS है, ये PQ, ये RS, यदि धारा दोनों में विपरीत दिशा में बहे, मतलब एक में ऊपर बह रही है दूसरे में नीचे, तो ऐसी कंडीशन में दोनों तारों के मध्य कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। ये दूर जाने की कोशिश करेंगे तो कुछ समय बाद ये तार कैसे हो जाएगा? ये तार कुछ समय बाद, अभी तक स्ट्रेट था, कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से ऐसे दूर जाने की कोशिश करेगा। कब? जब एक धारा ऊपर जा रही है और एक धारा नीचे आ रही हो। ये दो स्पेशल कंडीशन है, ये कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन नंबर 1 में क्या हो रहा है? क्या लिखोगे नोट में? नंबर 1 में जब धारा की दिशा समान होती है तब चालकों के मध्य कैसा बल लगता है? आकर्षण बल। नोट नंबर 2 में क्या लिखोगे? जब धारा की दिशा क्या हो? विपरीत हो, तो चालकों के मध्य कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस डेरिवेशन से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और ये अब आपका कंप्लीट हो गया डेरिवेशन। ओके, अब जिसको उतारना है उतार लो।